पढ़ेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। ओके, तो जहाँ भी इस टर्म का यूज़ आता है जिसमें अपन बाइंडिंग एनर्जी टर्म का यूज़ करते हैं, इसमें एक बात को अपने को ध्यान रखना है कि जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या होता है कि पार्टिकल्स को जब आप पास लाते हो ना, तो ऐसे में होता क्या है कि पार्टिकल्स अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस से जुड़े हुए हैं तो ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी कुछ लूज़ कर देते हैं, है ना। और ऐसे में अगर आपको इनको सेपरेट करना है, इनको दूर करना है, तो आपको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है अपने से, है ना। तो जो आप एनर्जी इनको दूर करने के लिए प्रोवाइड करते हो, हम उसे क्या बोल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा, है ना। और ये एग्जांपल थोड़ा सा रिलेटेबल होगा। अब ऐसे मानो भाई कि ये मैं बना दिया अर्थ, है ना, और मैं इसके अराउंड बना दिया एक सर्कल जिस पे मून घूम रहा है ना। एंड अज्यूम दैट एट अ पॉइंट यहाँ पे मून है ना। सो अगर आपको इस मून को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर भेजना है, अर्थात इन्फिनाइट पर भेजना है, तो आपको इस मून को कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इन्फिनाइट पे जा सकता है। तो अभी ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बंधा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसके पास समथिंग नेगेटिव एनर्जी है ना। तो जो नेगेटिव एनर्जी इसके पास है, आप उतना एनर्जी दे दो तो ये कहाँ चला जाएगा, इन्फिनाइट पे ज़ीरो एनर्जी हो जाएगा। तो वो एनर्जी है जिसकी वजह से ये मून अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बंधा हुआ है। ओके, तो वैसे ही जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस में बेसिकली हम क्या जानते हैं, दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यार सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन होता है, ऑब्वियसली इसके पास चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो भाई साहब, दो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रिपेल क्यों नहीं करते हैं, ये सोचने वाली बात है। अब अर्थ ये है कि अगर नेचुरली अगर कोई न्यूक्लियस है, एग्जिस्ट करता है, तो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे तो होंगे ही। अच्छा, न्यूट्रॉन भरने से कोई समस्या नहीं है, पर प्रोटॉन जो भरा है उसमें समस्या है कुछ। तो क्योंकि प्रोटॉन रिपेल करेंगे। तो नेचर ने या जिसने भी एटम या न्यूक्लियस को बनाया है, उसने प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर भरा होगा। अर्थात जब प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है तो इनमें कुछ रिपल्शन होता होगा, और उस रिपल्शन को काउंटर करने के लिए नेचर ने किसी एक एजेंट को बनाया होगा। वो एजेंट इन प्रोटॉन्स को अपने रिपल्शन से दूर रख रहा है। अर्थ ये है कि न्यूक्लियस बनाने के लिए इन प्रोटॉन्स को आपस में बांधा गया होगा, है ना। और बांधने में होता क्या है कि कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो रहा होगा यहाँ पे इन प्रोटॉन्स के बीच में। अब वो अट्रैक्शन पता नहीं कैसे है, पर अगर आप ये मान दो, और जो कि सही भी है, कि न्यूक्लियस तो एग्जिस्ट करता है, तो अगर न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है तो वहाँ प्रोटॉन्स बंधे होंगे। और बंधना अर्थात किस में, अट्रैक्शन में होना। तो ये तो श्योर बात है कि प्रोटॉन्स किस में है, अट्रैक्शन में। तो अगर प्रोटॉन्स अट्रैक्शन में है तो न्यूक्लियस में बंधे होंगे। तो ये जो एनर्जी है जिसको लूज करके ये बंधे हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो जैसे अगर आप मान लो कि यहाँ पे आप कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बना रहे हो, है ना, उसमें न्यूट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, ऐसे आप बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स बना रहे हो। तो जो न्यूक्लियॉन्स टोटल है ना भाई, जैसे मान लो कि इसमें टोटल क्या बोल सकते हैं कि मान लो जेड तुम्हारे प्रोटॉन्स हैं और ए माइनस जेड तुम्हारे क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। तो यहाँ जो टोटल मास आप लिखोगे ना, तो टोटल मास आप यहाँ पर क्या लिखोगे, जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और प्लस क्या लिख लोगे भाई साहब, ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये टोटल मास है, ये टोटल मास है न्यूक्लियस के बाहर। अब है क्या कि ये सारे मिलके क्या बना लेते हैं, एक न्यूक्लियस। तो जब यार ये सब मिल करके न्यूक्लियस बनाएंगे ना, तो ये सब ऑब्वियसली किस में आएंगे, अट्रैक्शन में आएंगे। और जब ये अट्रैक्शन में आएंगे तो ये पीई लूज करेंगे, तभी ये पॉसिबल है ना। मतलब अट्रैक्शन में आने की वजह से पीई लूज नहीं करेंगे, सिस्टम बंध रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम ने खुद कार्य किया होगा। ऐसे में सिस्टम अपनी पीई को लूज करेगा। अब इस लेवल पे हम जानते हैं कि एनर्जी और मास कितने रिलेटेबल है ना। क्योंकि जब भी हम मास की बात करते हैं तो हम इस बारे में बात करते हैं कि पार्टिकल के पास एनर्जी कंटेंट कितना है।
तो जब ये सब मिल करके न्यूक्लियस बनाएंगे, ये सब मिल करके जब न्यूक्लियस बनाएंगे, तो जो टोटल मास अपने को दिख रहा है ना ये वाला, ये मास अब न्यूक्लियस के पास नहीं होने वाला है, इससे थोड़ा सा कम मास होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ मास है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो एनर्जी लूज करेगा सिस्टम, तब जा करके स्टेबल होगा। और आप इस बात को समझ लीजिए, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल एनर्जी के। अर्थात आप इस चीज़ को जितना कम करेंगे उतना पार्टिकल क्या होगा? स्टेबल होगा। तो जब भी न्यूक्लियस बनता है तो जो टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास होता है न्यूक्लियस के बाहर, वो ज़्यादा होता है उस न्यूक्लियस के मास से। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस बनने में क्या होना है? स्टेबिलिटी प्राप्त होनी है, और स्टेबिलिटी प्राप्त होगी तो पी घटेगी, और जैसे ये वाली एनर्जी घटेगी, ये जो पी है वो घटेगी, वैसे जो मास होगा ना वो भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है ना? हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास कितना था और कितना हो जाएगा, पर इस बात के बारे में हम जरूर बोल सकते हैं कि जब ये मिलकर के न्यूक्लियस बना रहे हैं तो इनका मास थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब देखो यार, तुम समझो कि यहाँ पे आपके टोटल ऐसे बहुत सारे आपके न्यूक्लियॉन्स हैं, है ना। अब न्यूक्लियॉन्स में दोनों है, तुमको पता है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। अब ये दोनों मिल के क्या बना रहे हैं? अब ये दोनों मिल के बना रहे हैं बेटा न्यूक्लियस। तो जब ये दोनों मिल करके न्यूक्लियस बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल मास है न्यूक्लियस का, ये जो न्यूक्लियस बना है, इस टोटल उस न्यूक्लियस का मास मैं मान लेता हूँ कोई m, है ना, स्मॉल m मान लेता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो टोटल मास यहाँ मैं कितना लिख सकता हूँ? तो टोटल मास मैं यहाँ लिख सकता हूँ z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है ना? इतना तुम जानते ही होगे कि a होता है तुम्हारा मास नंबर और z होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है? अब देखो, अब ये है कि ये वाला जो मास बना है ना, ये स्मॉल m से क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक काम करते हैं, इसको सेफ्टी के लिए m0 लिख लेते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मास थोड़ा सा ज़्यादा होगा, किससे? m0 से, क्योंकि थोड़ा सा मास कम होगा और वो मास p कम होने की वजह से डिसअपियर हो जाएगा। अच्छा, तो हम ये बताएंगे कि जो न्यूक्लियॉन्स बंधे हैं वो बंधे किस कारण है? क्योंकि थोड़ा सा मास कम हुआ है, और जो मास कम हुआ है हम उसे बोलते हैं मास डिफेक्ट, है ना। तो जो मास डिफेक्ट हम लिख सकते हैं वो कितना लिख सकते हैं? तो मास डिफेक्ट के बारे में हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, ये जो मास ऊपर लिखा हुआ है इसमें से आप क्या घटा दीजिए? m0 घटा दीजिए। मतलब जो पहले इंडिविजुअल न्यूक्लियर मास था, न्यूक्लियॉन्स का मास था, उसमें से आप न्यूक्लियस का मास घटा दीजिए। तो डेल्टा m से अपन लिखते हैं मास डिफेक्ट को, उसको लिख सकते हैं z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, अब एक काम करो भैया, इसको लगा दो बड़ा ब्रैकेट, इसमें से आप घटा लो जो m0 लिखे हो, है ना। m0 क्या है? उस न्यूक्लियस का मास है जो बना है इनको मिला करके, है ना। अब इससे आपका क्या आ गया? ये मास डिफेक्ट आ गया। इस डेल्टा m को हम क्या कह देते हैं भाई साहब? मास डिफेक्ट, है ना। अच्छा, अब ये जो मास डिफेक्ट है ये किसके फॉर्म में अपीयर होता है? बाइंडिंग एनर्जी के। ध्यान रखना, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी इस तरह रिलेटेड है, ये वो एनर्जी है, मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, जो न्यूक्लियस लूज करता है अपने फॉर्मेशन के लिए। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, करता है अपने फॉर्मेशन के लिए। ठीक है ना। और आपसे पूछा जाए कौन सा एनर्जी लूज करता है, तो हम साफ साफ बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी लूज करता है, क्योंकि मैंने बताया ना अंतिम उद्देश्य क्या है? स्टेबिलिटी पाना। और स्टेबिलिटी कैसे पाई जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी को कम करके। चलो अगली बात पर आते हैं। तो ये जो डेल्टा m है ना, अगर इस डेल्टा m को आप c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एनर्जी आ जाएगी जिसको लूज करके न्यूक्लियॉन्स मिल करके न्यूक्लियस बने हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? तो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू होगा बेटा डेल्टा m टाइम्स c स्क्वायर, है ना। अब डेल्टा m वहाँ से निकाल करके और c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखो यार, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो यार अगर कोई भी तुम पर्टिकुलर न्यूक्लियस चूज करोगे, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी न्यूक्लियस x है, तो इस न्यूक्लियस x की बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब एनर्जी उतना ज़्यादा लूज किया है। मैं यहाँ फिर लिख दे रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना एनर्जी लूज किया है, उतना पीई लूज किया गया है ना। और जितना पीई लूज किया जाएगा उतना ज़्यादा पार्टिकल में स्टेबिलिटी आएगा। ठीक है, अब सुनो,
तो अगर हम एक न्यूक्लियस की बात करेंगे ना, तो इस बारे में बात करना बहुत उचित है कि हम ये कह दें कि जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। मैं फिर बता दे रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब एनर्जी ज़्यादा नहीं होना, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी कितना लूज़ किया गया है। अब सुनो, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है अगर ये आपका ज़्यादा है तो आप ये कह पाओगे कि कोई भी न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। पर अगर मैं तुमसे बात करूं कि हमारे पास मान लो एक न्यूक्लियाई है ए और एक न्यूक्लियाई है बी, तो न्यूक्लियाई ए का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मैं कहता हूँ 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसे मान लो, है ना। और न्यूक्लियाई बी का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हम बोल देते हैं मान लो कि 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो तुम अभी डिसाइड नहीं कर सकते हो कि इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, ए और बी में से। क्यों, मैं बता रहा हूँ। ये तो देखने में लग रहा है कि ए और बी में ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, ए की। तो एक थॉट तो हो सकता है कि ए ने ज़्यादा एनर्जी लूज़ किया है अपने न्यूक्लियॉन्स को पैक करने में बी का अपेक्षा करें, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पर देखो यार, हो सकता है कि ए के पास टोटल मिला जुला करके 10 न्यूक्लियॉन्स हों, ऐसे मान लो कि 10 न्यूक्लियॉन्स हैं इनके पास, है ना। तो एक पे कितना खर्च हुआ है, तो 50/10 5। और मान लो कि इनके पास टोटल 5 न्यूक्लियॉन्स हों, है ना। तो एक पे ये कितना खर्च किया है, 5, और एक पे ये कितना खर्च किए हैं, 6। तो वाकई में यार ज़्यादा स्टेबल इस डेटा के हिसाब से कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। वैसे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितना न्यूक्लियॉन दिया है। तो जब तक आपको क्वेश्चन में न्यूक्लियॉन की संख्या ना दी हो तब तक आप स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ए और बी में से ए ने ज़्यादा एनर्जी लॉस किया है, पर हम ये नहीं कहेंगे कि ए ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि बी ने पर न्यूक्लियॉन 6 ईवी खर्च किया है और ए ने पर न्यूक्लियॉन 5 ईवी खर्च किया है, अगर हम ए में 10 और बी में 5 न्यूक्लियॉन माने तो। अर्थात बाइंडिंग एनर्जी का सिग्निफिकेंस उतना ज़्यादा नहीं है जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का है। मतलब आपने एक न्यूक्लियॉन को बांधने में कितना खर्च किया, ये ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी के लिए बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे, है ना। बहरहाल, अगर आपको एक न्यूक्लियस दिया हो जिसमें न्यूक्लियॉन्स की संख्या फिक्स हो, अब आप इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा भाई साहब, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो ये रही पूरी बात बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे। ओके बेटा।